हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल केडी सिंह नारायण। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग मैं तुम और बायोलॉजी की सीरीज में कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 2 का ये हमारा लेक्चर 2 जो था उसका पार्ट 2 है। लेक्चर 2 में हम लोगों ने शुरुआत करी थी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको बताया कि जो मोस्ट एक्सेप्टेबल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, और उस किंगडम सिस्टम में हम लोग कंसीडर करते हैं आर.एच. विटाकर का 5 किंगडम सिस्टम। आर.एच. विटाकर ने जो ये 5 किंगडम सिस्टम दिया था, इस 5 किंगडम सिस्टम में सारे जो इससे पहले के सिस्टम थे, 2 किंगडम सिस्टम बाय लीनियस, 3 किंगडम सिस्टम बाय हीकल, 4 किंगडम सिस्टम बाय कोपलैंड, और उनमें जो जो ड्रॉबैक्स थे, 2 किंगडम सिस्टम में प्लांटी एनिमेलिया, 3 में इंट्रोड्यूस हुआ प्रोटिस्टा बाय हीकल। प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर थे, प्रोकैरियोट यूकैरियोट, उनमें से प्रोकैरियोट को निकाल करके बनाया गया मोनरा, डेवलप हुआ 4 किंगडम सिस्टम। फिर प्लांट में जो रखा हुआ था सेल वॉल लिए था, लेकिन सेलुलोजिक नहीं थी, उसको निकाला विटाकर ने और कंसीडर किया 5 किंगडम सिस्टम। और इस 5 किंगडम सिस्टम की बात को हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में कंसीडर किया था। इस चार्ट के थ्रू आपको समझाया था कि किस तरीके से मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 किंगडम है, और इस 5 किंगडम में अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जिसमें से इस मोनरा के अंदर सारे रख दिए गए हैं यूकैरियोट्स, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटी में, एनिमेलिया में, और सिर्फ प्रोकैरियोट्स का ग्रुप है जो रखा हुआ है मोनरा। यानी मोनरा को छोड़ करके सारे यूकैरियोटिक इंडिविजुअल्स हैं। अब इंडिविजुअल्स में कैसे कैसे डिफरेंसेस हैं, किस तरीके से इनका ऑर्गेनाइजेशन बना है, और हमें याद रहना चाहिए कि जीव जंतु जो हैं प्लांट्स और एनिमल के अलावा, हम प्रोटिस्टा को ना प्लांट कहेंगे ना एनिमल कहेंगे, इन्हें प्रोटिस्टा कहेंगे। मोनरा को ना प्लांट कहेंगे ना एनिमल कहेंगे, इन्हें मोनरा कहेंगे। फंजाई ना प्लांट है ना एनिमल है, फंजाई है। प्लांट एक अलग किंगडम है, एनिमेलिया एक अलग किंगडम है। और इन किंगडम की कहानी में बात शुरू करते हैं किंगडम मोनरा से। ठीक, किंगडम मोनरा जो है, इनकी कहानी में आगे चलते हैं हम लोग। किंगडम मोनरा जो ग्रुप रहेगा, इस ग्रुप की खास बात क्या है कि मोनरा में पहली बात याद रखेंगे कि मोनरा जो है रिप्रेजेंट करता है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के साथ हमें यूनिसेलुलर लगाने की जरूरत नहीं है। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये अकेले ही सरवाइव करते हैं। तो ये कहना कि मोनरा में प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे, इससे बेटर है कि प्रोकैरियोट जितने भी हैं वो सब बैक्टीरिया हो, आर्की बैक्टीरिया हो, माइकोप्लाज्मा हो, इनके बारे में बात होती है। तो प्रोकैरियोटिक में याद रखिएगा, कहीं पर भी प्रो वर्ड लग जाए उसे कहते हैं बेटा प्रिमिटिव, और कैरियो लग जाए दैट इज फॉर न्यूक्लियस। तो ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं, इनमें जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, क्योंकि क्या वर्ड लगा हुआ है, प्रो। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज वेरी प्रिमिटिव। तो न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस लाइक है, और लाइक के लिए याद रखना वर्ड यूज करते हैं ऑयड, OID, ऑयड। कहीं ऑयड लग जाए, लीफ नहीं है, फिल नहीं है, फिल की तरह है फिलोइड, ठीक, OID लग गया, इसका मतलब है लाइक। तो यहां पर न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेनस पार्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी मोनरा में जो जेनेटिक मटेरियल होगा, DNA RNA होगा, वो एक स्पेसिफिक रीजन में रखा होगा, और वो स्पेसिफिक रीजन न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर होगा। और न्यूक्लियस लाइक है तो उसमें ऑयड लगा देंगे, यानी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोइड।
इसी न्यूक्लियाइड को डेवलपिंग न्यूक्लियस भी कहते हैं। और मोनरा रिप्रेजेंट करता है प्रोकैरियोटिक सेल के थ्रू, प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंट करती है मोनरा के थ्रू, तो इसमें डीएनए, आरएनए ये सब एक स्पेसिफिक रीजन में रखा है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, सारा स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में ही है, लेकिन साइटोप्लाज्म में भी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक रीजन में रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी इसको आप रख देंगे। तो ये जो जगह है, ये जो स्पेस है जहां ये रखा होता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। और ऐसी सेल्स जहां पे न्यूक्लियोइड है, डेवलप न्यूक्लियस नहीं, उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब प्रिमिटिव और यू का मतलब डेवलप। जैसे यूकैरियोटिक सेल जिसमें डेवलप न्यूक्लियस है, यूकॉर्डेटा डेवलप कॉर्डेटा, यू मेटाजोआ डेवलप मेटाजोआ। प्रो लग गया, प्रोटोकॉर्डेट्स। प्रो वर्ड ही यूज करते हैं, प्रोटोजोआ प्रिमिटिव, जोआ प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, प्रिमिटिव प्रो के लिए, और यू के लिए यू फॉर डेवलप। ये दो टर्म आज आपने सीख रहे हैं। इस तरीके से हम देखते हैं मोनरा की जो खास बात है, मोनरा में जो रिप्रेजेंटेटिव इंडिविजुअल होगा वो रिप्रेजेंटेटिव इंडिविजुअल कहलाता है मोनरा के अंदर, वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में हम आज के बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो आज का जो बैक्टीरिया है वो डेवलप बैक्टीरिया, जिसे कहते हैं यू बैक्टीरिया या सिंपली बैक्टीरिया। माना जाता है कि इवोल्यूशन में कुछ भी जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में आए थे वो यही मोनरा थे, यही बैक्टीरिया थे। और इन बैक्टीरिया से भी पहले, यानी डेवलप्ड जो मॉडल है बैक्टीरिया का, जो डेवलप्ड लेटेस्ट यू बैक्टीरिया है, इनसे पहले भी कुछ बैक्टीरिया थे, और उन बैक्टीरिया को कहते हैं आर्की बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के लिए एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया जाता है, आर्की वर्ड लगा हुआ है। आर्की का मतलब ही होता है पौराणिक या प्राचीन, बहुत आदिकाल का बैक्टीरिया। तो ये आर्की बैक्टीरिया हो गए, और पहले हम इनकी लिस्टिंग कर लेते हैं, फिर एक एक की बात करते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया हो गया, फिर यू बैक्टीरिया हो गया, और तीसरा इसके अंदर आता है माइकोप्लाज्मा। याद रखना है आपको, इन तीनों में आर्की बैक्टीरिया के लिए एक टर्म यूज किया जाता है लिविंग फॉसिल। और लिविंग फॉसिल क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये लिविंग है या फॉसिल है। फॉसिल का मतलब जीवाश्म, बचे हुए, पार्ट ऑफ लिविंग एज ए डेड मटेरियल के फॉर्म में या उनके इंप्रेशन मिलते हैं तो उनको कहते हैं फॉसिल। तो आर्की बैक्टीरिया लिविंग फॉसिल है। लिविंग है या फॉसिल है? जिंदा है, लेकिन ऐसी कंडीशंस में जिंदा है जो कि बहुत ही हार्श कंडीशन है, जीने के लिए बहुत ही हार्श कंडीशन है। कहते हैं ना कि मैं ही हूं कि इस हाल में भी जिंदा हूं। ऐसी कंडीशंस हैं कि जहां जिंदा नहीं रहना चाहिए था, मर जाना चाहिए था, फिर भी मैं हूं कि जिंदा हूं। ये कौन कह रहा है? आर्की बैक्टीरिया कह रहा है। क्यों? क्योंकि आर्की बैक्टीरिया में हम देखते हैं कुछ पाए जा रहे हैं मार्सी प्लेसेस में। अब आप बताइए, क्या आप दलदल में रह पाएंगे? नहीं रह सकते, मार्सी प्लेसेस में रह रहे हैं। उनको कहते हैं मिथेनोजेंस। तो मिथेनोजेंस आर द एग्जाम्पल ऑफ आर्की बैक्टीरिया, जिन्हें हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी पढ़ेंगे, जो काउडंग में है, कैटल के एलिमेंट्री कैनाल में है, और जहां पे ये बनाते हैं बायोगैस, गोबर गैस, जिसको एनर्जी में यूज करते हैं। दे आर द मिथेनोजेंस, जो बहुत ही सॉल्टी एरिया में रह रहे हैं, जिन्हें कहते हैं हेलोफाइल्स। आपको नमक के घोल में रख दिया जाए, आप जिंदा बचेंगे? ये बचे हुए। आपको बहुत 100 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर के झरने के नीचे गर्म खौलते पानी में रख दिया जाए, हॉट स्प्रिंग्स में रख दिया जाए, वी कांट सर्वाइव। लेकिन आर्की बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, और उन्हें कहते हैं हम थर्मो एसिडोफिल्स।
तो बेटा ये तीन नाम याद रखने हैं, नीट में पूछे जाते हैं। मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, thermoacidophils are the examples of archaebacteria, and archaebacteria live in very harsh conditions, जिसकी वजह से इन्हें लिविंग फॉसिल का तमगा दिया जाता है कि ये बहुत हार्श कंडीशन में भी अपने आप को जिंदा बनाए हुए हैं, सरवाइव किए हुए हैं। और इस सर्वाइवल का रीजन थोड़ा सा अगर हम जानना चाहें तो आर्की बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, और ये सेल वॉल बहुत ही रेजिस्टेंट मटेरियल की बनी होती है जिसे कहते हैं स्यूडोम्यूरिन। ये नाम थोड़ा आपको याद करने पड़ेंगे। स्यूडोम्यूरिन की ये बनी रहती है, रेजिस्टिव सब्सटेंस है। यू बैक्टीरिया में भी सेल वॉल है, और इसी सेल वॉल का फायदा उठा करके ये टू किंगडम सिस्टम में प्लांट में थे। यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है सेलुलोजिक किसी में नहीं है। यू बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकन। तो ग्लाइकन वर्ड यूज करते हैं बेटा पॉलीसेक्राइड्स के लिए, याद रखेंगे। पॉलीसेक्राइड इज अनदर नेम ऑफ ग्लाइकन। और पेप्टिडो का मतलब पेप्टाइड, जहां पर अमीनो एसिड्स आ जाती है। तो ये अमीनो एसिड्स मिल करके जोड़ती हैं इनके पॉलीसेक्राइड को। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल मुरैमिक एसिड, ये इनमें पाई जाती हैं। लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है पेप्टिडोग्लाइकन। यहां पे पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई ये डबल लेयर होगी, टू लेयर है। तो मोनरा में हमारे तीन हो गए रिप्रेजेंटेटिव, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा याद रखेंगे, इनके अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं होगी, पहली बात। लेकिन माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। 3 साल पहले नीट के एग्जाम में आया क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इज, दैट इज स्मॉलेस्ट में वायरस है लेकिन स्मॉलेस्ट लिविंग सेल में माइकोप्लाज्मा। नीट का पूछा गया क्वेश्चन है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होगी, माइकोप्लाज्मा कीप ऑन चेंजिंग रहेगा। माइकोप्लाज्मा का कोई भी स्ट्रक्चर फिक्स नहीं रहता है क्योंकि इसके अंदर रिजिडिटी नहीं है, सेल वॉल नहीं है। माइकोप्लाज्मा के बाद बात हमने कर ली आर्की बैक्टीरिया की, और इन सब के बाद अगर हम देखें तो पूरे इस मोनरा को रिप्रेजेंट करता हुआ मेन जो हीरो है, मेन जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को फिर हमें आगे समझाया जाता है कि ये अगर रॉड शेप है तो बेसिलस कहेंगे, स्फेरिकल है तो कोकाई कहेंगे, कॉमा शेप है तो विब्रियो कहेंगे, स्पाइरल है तो स्पाइरुलम कहेंगे। पूरी स्टोरी फिर यू बैक्टीरिया की हम लोग पढ़ते हैं, और आर्की बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। इसके बाद हम लोग बैक्टीरिया की सेल की डिटेल जो है वो पढ़ते हैं सेल वाले चैप्टर में। यहां पे सिर्फ बैक्टीरिया कैसा उसका एग्जिस्टेंस है, कैसा हैबिटेट है, और न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो बैक्टीरिया और फंजाई ये दोनों ही, इन दोनों के लिए ही एक वर्ड यूज किया जाता है दैट इज कॉस्मोपॉलिटन, हर जगह जो मौजूद रहेंगे। ये स्ट्रक्चर हो गए कोकाई, बेसिलस, स्पाइरुलम। इसके अलावा बैक्टीरिया जो है उसे हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन, जो हर जगह मौजूद है। और डिटेल में कहानी पढ़ते हैं हम लोग यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक, ऐसे बैक्टीरिया जो दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एज ए पैरासाइट हो या फिर एज ए वो सेप्रोफाइट हो, यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड कर रहे हो या पैरासाइट के फॉर्म रह रहे हो। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक होंगे, जो अपना फूड खुद बना लेंगे। इट में भी कि वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव है साइनोबैक्टीरिया।
साइनोबैक्टीरिया में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी याद रखेंगे। साइनोबैक्टीरिया का पुराना नाम चला आ रहा है ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया इज कहीं ना कहीं लिंक है एल्गी और बैक्टीरिया से, तो कहेंगे नो, इसका कोई भी एल्गी से लिंक नहीं है। फिर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, दिस इज द ओल्डर नेम, पुराना नाम चला आ रहा है। पुराना कभी ये रखा गया था एल्गी में, लेकिन अब कहां पे रखा गया है? यू बैक्टीरिया में, और इसको हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। पूरी तरीके से इसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। ये बात सही है कि ये एल्गी की तरह फोटोसिंथेसिस कर रहा है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारा बैक्टीरिया की तरह है, एल्गी से कोई लेना देना नहीं है। ब्लू ग्रीन एल्गी इज द ओल्डर नेम ऑफ साइनोबैक्टीरिया। दूसरा, साइनोबैक्टीरिया की तमाम सेल लाइनअप हो जाती हैं म्यूसिलेजिनस शीट से, और इन्हीं में से कुछ सेल, याद रखेंगे, जो लाइनअप हो रही है, ये लाइनअप हो रही है, ये मल्टी सेलुलर नहीं है। दिस इज नॉट द मल्टी सेलुलर, माइंडेड, याद रखेंगे, ये मल्टी सेलुलर नहीं है। ये कैसा है? ये एक फिलामेंट अरेंजमेंट शो कर रही है, एक दूसरे से कोरिलेशन नहीं है। इन्हीं में ही कुछ सेल स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी, और वो स्पेशलाइज्ड सेल्स नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उन्हें सॉइल में प्लांट्स को ये नाइट्राइट या नाइट्रेट के फॉर्म में प्रोवाइड कराने के काम आती है। उस कहानी को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो दो बातें, साइनोबैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ऑटोट्रॉफिक है, प्लस यही बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर लेता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये एक स्पेशलाइज्ड अरेंजमेंट में आ जाता है, एंड दैट स्पेशलाइज्ड सेल इज नोन एज हेटेरोसिस्ट। और ये हमारे जो साइनोबैक्टीरिया, इनके दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। एक यहां पे लिखा हुआ है नास्टॉक, दूसरा एनावेना। एनावेना साइकस की जो कोरोलॉइड रूट पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म में, उनमें भी पाया जाता है एज ए सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज एनावेना साइकेडी। तो यहां पे ये हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी की स्टोरी, ऑटोट्रॉफिक हो गए। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो डीप सी में पाए जाएंगे, डीप सी जहां पर कोई भी लाइट नहीं जाती। यहां पर हम लोग जानते हैं लाइट सबसे ज्यादा होगी, यूफोटिक जोन, बीच में थोड़ी कम होगी डिस्फोटिक जोन, और नीचे बिल्कुल भी लाइट नहीं होती, ये एफोटिक जोन है। और यहां की जो बैक्टीरिया है उन्हें हम कहते हैं सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक, या ग्रीन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर वर्ड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि लाइट यहां नहीं पहुंच रही है, फिर भी जो यहां पे रॉक्स अवेलेबल होगी, उन रॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा होगा, उस हीट को ये यूटिलाइज करेंगे, और H2O की जगह H2S का इस्तेमाल करेंगे, किसमें? फूड सिंथेसिस। तो ये ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन फोटो ऑटोट्रॉफिक नहीं है। कैसे हैं? कीमो ऑटोट्रॉफिक हैं, यानी ये यूज कर रहे हैं केमिकल को और अपना फूड बना पा रहे हैं। इन्हें कहते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफी में हम देखते हैं ये अपना रोल प्ले करते हैं साइक्लिक न्यूट्रिशन में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर का। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया एनसीईआरटी लिखती है कैसे होंगे? हेट्रोट्रॉफिक। मोस्ट अबेंडेंट बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक। उनमें भी डिकम्पोजर्स, डेट्रीवोरस, डिकम्पोजर्स में इनको कंसीडर किया जाता है। तमाम बैक्टीरिया हमारे यूजफुल भी हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस लैक्टाई जो दूध को दही बनाने में यूज होते हैं। तमाम है जो एंटीबायोटिक में आप पढ़ेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन में राइजोबियम लेगुमिनोसोरम,
ये सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं। बैक्टीरिया में सीधे सीधे सिंगल सेल है तो सेल बढ़ेगी, सेल बीच में से डिवाइड हो जाएगी, जिसको कहेंगे बाइनरी फिजन। अगर इन्हें फीडिंग सही मिल जाएगी तो ये बाइनरी फिजन मल्टीप्लाई कर जाएगा। इस तरीके से इनके अंदर हम लोग देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एक जगह एनसीईआरटी लिखती है कि कुछ बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी कहानी शो करते हैं, और वो कहानी कैसे करते हैं कि दो बैक्टीरिया अगर कांटेक्ट में आते हैं, दो बैक्टीरियल सेल कांटेक्ट में आएंगे और यहां पे बीच में एक कनेक्टिव बना करके अपने जेनेटिक मटेरियल को दे कैन एक्सचेंज। इसीलिए लिखा जाता है कि बैक्टीरिया सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है एंड इट हैज मोस्ट कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो सबसे एडवांस फील्ड है हमारी बायोलॉजी की, जिसकी कहानी बिना बैक्टीरिया के पूरी नहीं होती है। तो यहां पे देखो एक लाइन लिखा हुआ है, दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर। अगर हम देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली हम जेनेटिक मटेरियल की मिक्सिंग और ट्रांसफर ही तो कर रहे हैं एक जनरेशन से दो जनरेशन, उस पूरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को लेकर के। और बैक्टीरिया सिंपल है, दो सेल कांटेक्ट में लाया और धीरे से बीच में एक ट्यूब बनाई, कॉन्जुगेशन ट्यूब, या जिसको कहते हैं हम पिलाई फॉर्म करी, और उसके थ्रू जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लेना। थोड़ा ये यहां पर याद रखें कि हाँ, it also shows significant feature of sexual reproduction, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं, जेनेटिक मटेरियल यानी अपने डीएनए का ट्रांसफर करके। माइकोप्लाज्मा के लिए सिर्फ दो लाइनें याद रखनी है कि ये सेल वॉल नहीं पाई जाती है, स्मॉलेस्ट लिविंग है, बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर जाते हैं, और माइकोप्लाज्मा प्लांट्स और एनिमल पे पैरासाइट डिजीज कॉजिंग मतलब पैथोजेनिक भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से बैक्टीरिया मोनरा की पूरी कहानी आपको बता दी है। मोनरा जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है बैक्टीरिया के थ्रू, या कहना चाहिए बैक्टीरिया इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनरा, जिसमें तीन ग्रुप, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। आर्की बैक्टीरिया लिविंग फॉसिल है, सेल वॉल है, यू बैक्टीरिया में भी सेल वॉल है, माइकोप्लाज्मा में कोई सेल वॉल नहीं है। थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन आर्की बैक्टीरिया की और माइकोप्लाज्मा की। डिटेल कहानी हमने पढ़ी यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया में साइनो बैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहेंगे, फोटो ऑटोट्रॉफिक है। इंट्रोड्यूस करते हैं कि तमाम बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफिक भी है। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया, मोस्ट अबेंडेंट, सबसे ज्यादा जो पाए जाने वाले बैक्टीरिया होंगे वो हेट्रोट्रॉफिक होंगे। बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में सारा बीज का मामला साइटोप्लाज्म इकट्ठा करके स्पोर भी बनाते हैं। और कुछ सिग्निफिकेंट फीचर बाय ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, बाय ट्रांसफर ऑफ डीएनए, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। तो आपको अगर रिप्रोडक्शन आ जाता है तो आप इन तीनों को कह सकते हैं बाइनरी फिजन, स्पोर फॉर्मेशन एंड डीएनए ट्रांसफर। हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिपीटेड क्वेश्चन है। एनाबेना नॉस्टॉक, एनाबेना कहां पर? साइकस में, कोरोराइड रूट के अंदर। ओके, अब बात करते हैं हम लोग बहुत ही वर्साटाइल किंगडम प्रोटिस्टा की। किंगडम प्रोटिस्टा में बच्चे जो है बड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो उस कंफ्यूजन से दूर रहने का आपको सिर्फ एक ही तरीका बताते हैं कि सिर्फ आपको याद ये रखना है कि ये जो भी ऑर्गेनिज्म है इनमें एक ही खास बात है, ठीक है ना, उससे आपका सारा कंफ्यूजन दूर रहेगा। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, समझे? जहां कहीं आपको यूनिसेलुलर यूकैरियोट मिल जाए, उठा लाइए प्रोटिस्टा। अब ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक मोनरा में तो मिलेगा नहीं, मोनरा तो सारे प्रोकैरियोट्स हैं।
उसके आगे जाइए, सारे आगे वाले, चाहे वो फंजाई हो, चाहे प्लांटी हो, चाहे एनिमेलिया हो, ये सब कैसे हैं? यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स में अगर कोई मिला हमें यूनिसेलुलर तो उठा लाओ फंजाई से, कोई यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट में मिला उठा लाइए, एनिमल में मिला उठा लाइए। इस तरीके से प्रोटिस्टा में हम देखते हैं कि कुछ हमें ऐसे भी मिल गए जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, प्लांट की तरह है, सेल वॉल मौजूद है। कुछ ऐसे मिल गए जो कभी एनिमल में थे लेकिन यूनिसेलुलर थे तो प्रोटिस्टा मिला है। कुछ ऐसे मिल गए जो कभी फंजाई में थे गलती से, लेकिन पता चला कैसे हैं, यूनिवर्सल यूकैरियोटिक। इसीलिए लिखा होता है एनसीईआरटी में एक लाइन की प्रोटिस्टा इज लिंक्ड विद फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। मोनरा से नहीं, क्योंकि मोनरा तो प्रोकैरियोट्स है। फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया से कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है। कैसे? फंजाई में, फंजाई के लिए हम यूज करते हैं वर्ड मोल्ड। अब प्रोटिस्टा में एक मोल्ड मिलता है जिसको कहते हैं हम स्लाइम मोल्ड। तो क्या स्लाइम मोल्ड फंजाई है? नहीं। मोल्ड लगा हुआ है ओल्डर नेम, किसमें बैठा हुआ था? फंजाई में। फंजाई की तरह ये भी डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड कर रहा था, लेकिन पता चला यूनिसेलुलर यूकैरियोट तो किसमें लिया है? प्रोटिस्टा में। इसी तरीके से एनिमल में पढ़ते रहे बहुत सालों तक, फाइलम प्रोटोजोआ। अब ये फाइलम नहीं रह गया, अब ये आ गया किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एज ए एग्जाम्पल हो गया प्रोटोजोआ। पूरा प्रोटोजोआ ग्रुप जो है वो प्रोटिस्टा में आ गया। ऐसे ही कुछ गोल्डन एल्गी पहले कहलाते थे, कुछ जो है येलो एल्गी कहलाते थे, कुछ डेस्मिस डायटम्स थे। उन सबको जो प्लांट में कंसीडर किए जा रहे थे उन्हें यहां लिया है। इसलिए प्रोटिस्टा में बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है। हमने आपको एक फार्मूला बता दिया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो भी दिखेंगे उसे आप प्रोटिस्टा में ले आएंगे। जैसे कि क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड का एग्जाम्पल है यूग्लिना, वो प्रोटोजोआ में था लेकिन ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इसलिए यहां पर लेके आए। थोड़ा सा इस फैले हुई कहानी को समराइज कर देते हैं तो आपको प्रोटिस्टा पकड़ में आ जाएगा। ये तीनों ही हमारे फोटोसिंथेटिक हैं। ये तीनों ही जब फोटोसिंथेटिक हैं तो हम इनको किसमें रखेंगे? ऑटोट्रॉफिक में। और ऑटोट्रॉफिक हैं तो कैसे होंगे बेटा? ये कैसे हो जाएंगे? प्रोड्यूसर हो जाएंगे। स्लाइम मोल्ड फंजाई की तरह डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है, फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो जब डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेगा तो हम इसे कह सकते हैं कि ये भी सेप्रोफाइट है। और जब ये सेप्रोफाइट है तो काम आ रहा है एज ए डिकम्पोजर। और जो कभी एनिमल था प्रोटोजोआ, अब यहां पर भी खाएगा, प्रोड्यूसर्स को यूज होगा एज ए कंज्यूमर। देखो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से किंगडम से बात जोड़ दी कहां पर? इकोसिस्टम। कैसे? किसी भी इकोसिस्टम में तीन चीजें होती हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। तीनों ही यूनिट्स यहां पर प्रोटिस्टा है, तीनों ही यूनिट्स यहां पे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। अपनी एक सोसाइटी अलग बना ली, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक कंज्यूमर, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक डिकम्पोजर। स्लाइम मोल्ड कहां से लाए? फंजाई से। प्रोटोजोआ एनिमेलिया से। क्राइसोफाइट्स डाइनोफ्लैजिलेट्स प्लांट से। यूग्लिना फोटोसिंथेसिस कर रहा था इसलिए इसको अलग रख लिया प्रोड्यूसर। ये हो गए हमारे
पूरे एग्जाम्पल, पूरा डिवीजन किसका? प्रोटिस्टा का। तो जब आप ऐसे पढ़ते जाएंगे, ऐसे क्लासिफाई करते जाएंगे, तो एनसीईआरटी से मिलाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अब अगर हम देखते हैं तो लाइन से हमें दिखाई देगा पहले क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजलेट, यूग्लिना, फिर प्रोटोजोआ, फिर स्लाइम मोल्ड। तो आपके दिमाग में क्लासिफिकेशन है पूरा। क्राइसोफाइट्स जो पहले किसमें थे? डायटम्स और डेस्मिड्स। डेस्मिड्स रखे जाते थे गोल्डन एल्गी में। अब इनका एल्गी से कोई लेना देना नहीं। अब किस तरीके से? ये क्राइसोफाइट्स हैं, मैरीन है, वाटर के ऊपर रहेंगे, सरफेस पे रहेंगे तो बोलेंगे प्लैंकटन। आधे डूबे हो आधे निकले हो तो बोलेंगे पेलेजिक, पूरे डूबे हो तो बेंथिक। तो ये रहेंगे सरफेस स्विमर है यानी प्लैंकटन, वाटर करंट के साथ चलेंगे। क्राइसोफाइट्स फोटोसिंथेटिक करेंगे, चीफ ओशियन प्रोड्यूसर कहलाएंगे। सेल वॉल सेलुलोजिक होगी, साथ ही साथ याद रखेंगे सिलिका इनमें पाया जाएगा। और जब ये मरेंगे तो धीरे धीरे सिलिका ही सिलिका छोड़ जाएंगे। सिलीसियस डाइएटमोसिस एकोमुलेशन कर देंगे, जिससे डायटमोसियस सिल्की अर्थ बन जाएगी। और अगर आपको सिल्का की जरूरत पड़ेगी किसके लिए? सिरप में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में, तो आप इनके पास आएंगे। क्राइसोफाइट्स एज ए लिविंग प्रोड्यूसर की तरह काम कर रहे हैं, चीफ ओशियन प्रोड्यूसर की तरह काम कर रहे हैं, और मरने के बाद ये एकोमुलेट होकर के सिलिका आपको दे रहे हैं। ये पूरी कहानी हो गई क्राइसोफाइट्स की। डाइनो से पता चल रहा है दो फ्लैजला, जिसमें दो फ्लैजला है वो डाइनोफ्लैजलेट्स हैं। ये डाइनोफ्लैजलेट्स पूरा एक आर्मर्ड कवरिंग दिखाई देती है इनके ऊपर, जैसे हम शत्रु से लड़ने के लिए कवच पहनते हैं, वैसे इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट्स चढ़ी रहती हैं। और बीच बीच में ग्रूव रहेंगे, और ग्रूव का मतलब खांचें पाई जाएंगी। एक खांच इनकी जो है ट्रांसवर्स रहेगी, एक खांच जो है वो लॉन्गिट्यूडनल रहेगी, जिसमें ये दो फ्लैजला पाए जाएंगे। दो फ्लैजला होने की वजह से इनको कहते हैं डाइनोफ्लैजलेट्स। और ये फ्लैजला काम आएंगे इनके मूवमेंट में, स्विमिंग में। इन्हीं में एक एग्जाम्पल कई बार पूछा जाता है नीट में, गॉनियोलेक्स। गॉनियोलेक्स जो कि डिवाइड होकर के पूरे सी के ऊपर रेड कलर की जो है स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम कह देते हैं रेड टाइड। क्या कहते हैं? रेड टाइड। और गाउनियोलेक्स जो एक टॉक्सिन भी रिलीज करता है, पॉइजन भी रिलीज करता है, जो मैरीन एनिमल स्पीसीज को किलिंग में ये यूज होता है। तो गॉनियोलेक्स इज ए पॉइजनस टॉक्सिन सेक्रेटिंग है, रेड टाइड बनाता है। एग्जाम्पल है डाइनोफ्लैजलेट्स का। डाइनोफ्लैजलेट्स में भी सेल वॉल सेलुलोज की प्लस कैलकेरियस या कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट्स हैं, दो फ्लैजला है। बाकी कोई कहानी आपको याद नहीं रखनी है। ये भी मैरीन होंगे। यूग्लिना ऐसा होगा जिसमें सेल वॉल नहीं होगी, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगी। यूग्लिना भी फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन यूग्लिना में एक बच्चे क्वेश्चन याद रखना, ये मिक्सोट्रॉफिक है। कैसा है? मिक्सोट्रॉफिक कहते हैं दोनों तरीके से। मिक्सिंग ट्रॉफिक, या तो ये ऑटोट्रॉफिक रहेगा जब लाइट मिल रही होगी, या फिर ये डेड ऑर्निंग मैटर पे फीड करने लगेगा। यानी बिल्कुल ही फोटोसिंथेसिस कर रहा है, या बिल्कुल ही लास्ट कहानी पे आ जाएगा डेड ऑर्निंग मैटर पर, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ऐसे बिहेवियर कहलाएगा मिक्सोट्रॉफिक। तो एनसीईआरटी लिखती है फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ लाइट व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट। सनलाइट नहीं मिल रही होगी तो हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप मैंने आपको बता दिया कैसा, सेप्रोफिटिक हो जाएगा। एग्जाम्पल यूग्लिना। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं स्लाइम मोल्ड जो डिकम्पोजर है। तो इसके बारे में बता ही दिया, इसको उठा के लाए कहां से? मोल्ड किसके लिए यूज करते हैं? फंजाई के लिए। और मोल्ड वर्ड अगर फंजाई के लिए यूज करेंगे तो इसका मोल्ड से कोई लेना देना नहीं है। पहले था ये मोल्ड, अब पूरी तरीके से प्रोटिस्टा है, फंजाई नहीं है। मोल्ड लगने मतलब फंजाई नहीं, इट इज ए प्रोटिस्टा। डिकम्पोजर है, और ये अपनी कंडीशंस में इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, जो टर्म हमें कंफ्यूज करता है, प्लाज्मोडियम। बेसिकली प्लाज्मोडियम का मतलब होता है
जैसे पोडियम, जहां पर एक कोई बड़ा सा स्ट्रक्चर बना दिया, वहां खड़े पोडियम, तो प्लाज्मा का पोडियम बन गया। यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर एग्रीगेट हुए और एग्रीगेट होकर के उन्होंने एक बड़ा एग्रीगेशन बना लिया। कॉलोनियल नहीं है, कॉलोनियल हो जाएगा तो मल्टी सेलुलर हो गया, एग्रीगेशन हो गया। स्लाइम मोल्ड इकट्ठे होते चले गए और ये एक पूरा इन्होंने एग्रीगेटेड जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको कहते हैं प्लाज्मोडियम। ये सब कब होगा? फेवरेबल कंडीशन। कंडीशन अनफेवरेबल हुई, टेम्परेचर इनके लिए सुटेबल नहीं रहा, फीडिंग हैबिट नहीं मिलेगी, तो यही प्लाज्मोडियम अब ब्रेक होने लगेंगी। उससे पहले अपने न्यूक्लियस को ये इकट्ठा कर देंगी। फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं उन पार्ट को जहां पर स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाने की जगह बन जाए। तो यहीं पर फ्रूटिंग बॉडी डेवलप हो जाएंगी, यानी स्पोर बनाने वाले स्ट्रक्चर। तो हम तो जा ही रहे हैं क्योंकि कंडीशन अनफेवरेबल हो गई है। जाते जाते अगली जनरेशन के बीज बो जाओ, स्पोर दे जाओ, ये कंडीशन होगी। अनफेवरेबल कंडीशन में उन्हें हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी, और फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो है स्पोर्स। स्पोर्स वो स्ट्रक्चर होंगे जिनके ऊपर वॉल पाई जाएगी। एडल्ट में नहीं होगी, स्लाइम मोल्ड में नहीं थी, लेकिन स्पोर में होगी, और ये वॉल ही है जो इन्हें एक्सट्रीम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी अनफेवरेबल कंडीशन में। और जब कंडीशन फेवरेबल आएगी तो ये बाहर आकर के दोबारा फिर डेवलप हो जाएंगे। ये पूरी कहानी 4-5 लाइन में लिखी है, हमने आपको इसको खोल के बता दिया कि स्लाइम मोल्ड इज नॉट ए मोल्ड, इज नॉट ए फंजाई, इट इज ए प्रोटिस्टा, जो ग्रो करेंगे, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेंगे, बढ़ते जाएंगे, एग्रीगेट करते जाएंगे, और उस एग्रीगेशन को कहेंगे प्लाज्मोडियम। फेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल में मरने की नौबत आ गई तो फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस कर देंगे, स्पोर बना देंगे, और वो स्पोर आगे जर्मिनेट हो, रजिस्टिव रहे, इसके लिए इनके ऊपर कवरिंग रहेगी, वॉल रहेगी, ट्रू वॉल रहेगी, जो इन्हें एक्सट्रीम कंडीशंस में, अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्ट करेंगे। इस तरीके से हमारी कहानी हो जाती है स्लाइम मोल्ड की। और लास्ट आ जाता है ग्रुप प्रोटिस्टा का, दैट इज प्रोटोजोआ। यहां पे प्रोटोजोआ को बांट दिया गया उनके लोकोमोटरी ऑर्गन के बेस पे, आपको याद रखने के लिए, कि जिनमें सीडोपोडिया जैसे अमीबा, तो उसे कह दिया अमीबॉइड फॉर्म, जिनमें सीलिया है जैसे कि पैरामीशियम, उन्हें कह दिया सीलिएटेड प्रोटोजोआ। जिनमें फ्लैजिला पाए जा रहे हैं, ट्रेपेनोसोमा, जिससे स्लीपिंग सिकनेस होती है अफ्रीका इलाके में। अफ्रीका क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो एक पर्टिकुलर जोन में रहे उसको कहते हैं एंडेमिक। तो स्लीपिंग सिकनेस इज एंडेमिक डिजीज, पूरी दुनिया में फैल जाए तो पैंडेमिक। तो स्लीपिंग की सिकनेस, जैसे कोरोना पूरी दुनिया फैल गया तो पैंडेमिक। स्लीपिंग सिकनेस पर्टिकुलर जोन में, तो वो एंडेमिक है। ट्रिपेनोसोमा ज्यादातर साउथ अफ्रीका में ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं। सीलिएटेड प्रोटोजोन बताया आपको, दैट इज पैरामीशियम। और इन तीनों में अमीबॉइड हो गया, सीडोपोडिया वाला अमीबा, सीलिया वाला हो गया, याद रखना सिर्फ एग्जाम्पल आपको, पैरामीशियम, फ्लैजिला वाला हो गया ट्रेपेनोसोमा। लेकिन चौथा जो ग्रुप है जिसे कहते हैं स्पोरोजोन, स्पोरोजोन वर्ड लिया इसकी स्पोर लाइक स्ट्रक्चर से, और इसमें कंसीडर करते हैं उन प्रोटोजोन को जिनमें ऑर्गेनेल में मोटाइल के लिए लोकोमोटरी ऑर्गेनेल नहीं है, लेकिन जो पैरासाइट की तरह है, जो स्पोर बना रहा है, दैट इज मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम यहां पर भी, प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड में भी, यहां पे प्लाज्मोडियम एक जीनस है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, वहां पे प्लाज्मोडियम एग्रीगेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा दोनों किंगडम कंप्लीट हो जाता है, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम मोनरा। नेक्स्ट आता है किंगडम फंजाई। फंजाई की बात करते हैं। फंजाई को हम कहते हैं कि ये भी एल्गी होता,
फंजाई भी एल्गी होता। कैसे होता भाई? देखिए, एल्गी के लिए टर्म यूज करते हैं सफिक्स में फाइसी, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी। और एल्गी की जो स्टडी है इसे कहते हैं एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। फंजाई की जो स्टडी है इसमें हम लास्ट में लगाते हैं माइसीड्स, और फंजाई की या लास्ट में लगाते हैं मोल्ड, ब्रेड मोल्ड, पिंक मोल्ड, पिन मोल्ड, ठीक। या इसी फंजाई की स्टडी को कहते हैं माइकोलॉजी। एल्गी में कहानी क्या है और फंजाई में क्या नहीं है? फंजाई में ऐसे पतले पतले फाइबर्स हैं, इन फाइबर्स को कहते हैं हाइफी। एल्गी में ऐसे पतले पतले फाइबर्स हैं जिनमें न्यूक्लियस है, इनमें भी न्यूक्लियस है। फंजाई के जो पतले फाइबर्स हैं इनको कहते हैं थैलस। इन थैलस में जो है वो क्लोरोफिल भी मौजूद है। तो इनके अंदर क्लोरोफिल हो गया, और इनमें जो है क्लोरोफिल नहीं है, ए क्लोरोफिलस। ए क्लोरोफिलस होने से, विदाउट क्लोरोफिल होने से सिर्फ एक ही चीज नहीं है, बाकी देखा जाए तो यहां पर न्यूक्लियाई है तमाम, एल्गी में भी न्यूक्लियाई, यही न्यूक्लियाई स्पोर बनाते हैं, जिनमें अगर फ्लैजेला डेवलप हो गए तो जूओस्पोर, इनमें भी जूओस्पोर, इनमें भी अप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल, इनमें भी अप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल। फर्क सिर्फ किसका है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ना होने की वजह से फंजाई की जिंदगी जो है बद से बदतर हो गई, और एक क्लोरोफिलस की वजह से फंजाई हो गए हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक हो गए ये। और हेट्रोट्रॉफिक में या तो इनको पैरासाइट की तरह रहना पड़ेगा या फिर बेटा ये सैप्रोफाइट की तरह रहेंगे। दो ही कंडीशन है, इधर पैरासाइट और सैप्रोफाइट, और कोई भी फंजाई आपको ऑटोट्रॉफिक नहीं मिलेगा। एल्गी का डिवीजन अलग हो गया, एल्गी चला गया प्लांट में, क्योंकि इसके पास सेलुलोजिक सेल वॉल भी है, और फंजाई के पास सेल वॉल तो है लेकिन वो सेलुलोज की नहीं है, फंगल सेलुलोज है जिसमें कुछ काइटिन मिला हुआ है, इसलिए क्लोरोफिल भी नहीं है, प्लांट की तरह बिहेवियर नहीं है, प्लांट की तरह सेल वॉल नहीं है, प्लांट की तरह ऑटोट्रॉफिक भी नहीं है, इसलिए फंजाई रह गया किसमें? एक अलग किंगडम में। देखिए, इसका किंगडम ही है फंजाई, जबकि हम एल्गी को किसमें गिनेंगे? एल्गी को हम गिनेंगे किंगडम प्लांट में। किंगडम प्लांटी के अंदर आएगा एल्गी, किंगडम प्लांटी के अंदर आएगा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो प्रिमिटिव प्लांट की कहानी एल्गी से है, और एल्गी से ठीक पहले फंजाई है। फंजाई भी एल्गी हो सकता था अगर इसमें क्लोरोफिल आ जाता। क्लोरोफिल ना आने की वजह से ये फंजाई रह गया, माइसीड्स रह गया, फाइसी नहीं बन पाया। फिर भी किंगडम फंजाई के अंदर
हम देखते हैं एक डिवीजन पाया जाएगा, इसके अंदर एक ग्रुप पाया जाएगा और उस ग्रुप को कहते हैं फाइकोमाइसीट्स। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर फाइकोमाइसीट्स, इसलिए आपको ये दोनों कहानियां बताई मैंने। फाइकोमाइसीट्स, फाइकोमाइसीट्स का मतलब फाइको और माइसीट्स का मतलब एल्गी या फंजाई, तो माइसीट हो गया फंजाई, फाइको हो गया एल्गी। तो ये वो फंजाई है, इट इज ए माइसीट बट कैसी, एल्गी लाइक। तो एक फंजाई है जो एल्गी लाइक है इन रेस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन। माइंडेड, याद रखेंगे इस बात को। एक फंजाई है जो रिप्रोडक्शन में एल्गी की तरह है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एल्गी की तरह है, जिसको कहेंगे फाइकोमाइसीट्स। एक ऐसी फंजाई है जिसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, उसको कहते हैं ड्यूट्रोमाइसीट्स। और यहां पे हमारा ये कंपैरिजन यहीं रुकता है, क्योंकि फंजाई की बात अलग हो गई, एल्गी का आपको इंट्रोडक्शन कर दिया। एल्गी की डिटेल हम लोग फाइसी से लेके चलेंगे और किसमें, प्लांट में इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। पहला प्लांट किंगडम में जो ग्रुप पढ़ेंगे वो एल्गी का पढ़ेंगे, और यहां पे जो हम पढ़ते हैं अलग से किंगडम है, वो है किंगडम फंजाई। और फंजाई में हम देखेंगे कि एक एल्गी ऐसी जिसमें, सॉरी, एक फंजाई ऐसी जिसमें रिप्रोडक्शन किसकी तरह, एल्गी की तरह, दैट इज फाइकोमाइसीट्स, एल्गी लाइक रिप्रोडक्शन। अब कहने सर एल्गी तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं, एल्गी लाइक रिप्रोडक्शन पहले आ जा रहा है, एल्गी आगे आ जा रहा है, समझ लेंगे। दूसरा हो जाएगा एस्कोमाइसीट्स, दूसरा हो जाएगा एस्कोमाइसीट्स। सब में देखो माइसीट लगा हुआ है ना। तीसरा हो जाएगा बेसिडियोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स। और चौथा हो जाएगा ड्यूट्रोमाइसीट्स। बहुत सिंपल है, सबके लास्ट में प्रीफिक्स सफिक्स में माइसीट लगा हुआ है। तो ये एल्गी लाइक फंजाई हो गया जिसमें रिप्रोडक्शन फंजाई की तरह होगा। एस्को वर्ड यूज करते हैं, एस्कस एक स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें थैलानुमा सैक होगा। ये बेसिडियो यूज करते हैं, इसमें एक बेसिडियम बनेगा जो कि क्लब की तरह है, यानी जो आप टेबल टेनिस का रॉकेट यूज करते हैं या कपड़े धोने के लिए आजकल तो वॉशिंग मशीन थपाई यूज करते थे, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर की। तो ये इस शेप में बेसिडियम स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनमें स्पोर डेवलप होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। चौथा हो गया ड्यूट्रोमाइसीट्स। तो इनकी नंबरिंग कर लेते हैं, एफाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूट्रो, ठीक है। इनमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, किसमें, ड्यूट्रोमाइसीट्स में कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई लिख दे तो काट दी। फाइकोमाइसीट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लाइक एल्गी, जिसमें सिंपली मेल फीमेल गैमीट्स बनेंगे, एन गैमीट्स बनेंगे, फ्यूज होकर के जाइगोट बना, यानी क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बन गए। जाइगोट बनने के बाद में हो गई मियोसिस, यहां इम्ब्रियोसिस नहीं पढ़ेंगे, सीधे मियोसिस हुई और ये बन गया स्पोर। स्पोर का जर्मिनेशन हो गया और स्पोर के जर्मिनेशन से जो है ये फंजाई बन गया। कितने स्टेप हुए, गैमीट्स, गैमीट्स का फ्यूजन, जाइगोट या जिसको सिंकैरियन भी कहते हैं, मियोसिस, स्पोर्स, स्पोर्स का जर्मिनेशन और एडल्ट स्टेज। ये सिंपल रिप्रोडक्शन हम एल्गी के कहानी में पढ़ेंगे।
एल्गी में जब कभी गैमेट सेम शेप और साइज में हो तो बोलेंगे आइसोगैमस। शेप सेम हो साइज अलग अलग हो तो एनाइसोगैमस। शेप भी अलग हो साइज भी अलग हो तो ओगैमस। तीन तरह का हुआ। गैमीट्स अगर आइडेंटिकल हैं तो आइसोगैमस या आइसोगैमीट्स। शेप सेम है साइज अलग है एनाइसोगैमस। शेप और साइज दोनों अलग है तो ओगैमस। ये भी कहां पढ़ेंगे, ये भी हम पढ़ेंगे या तो एल्गी में और या फिर एल्गी लाइक फंजाई यानी फाइकोमाइसीट्स। यानी ये सारे टर्म आइसोगैमस एनाइसोगैमस ओगैमस टर्म के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। इधर इधर मतलब किधर, ये जो तीन बचे हुए हैं, तीन में से चौथा बताया आपको ड्यूट्रोमाइसीट्स में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। तो बचे कौन, सिर्फ एस्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स। तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपको इन दोनों को अलग कर देना है, सिर्फ एस्को और बेसिडियो को समझना है। एस्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स दोनों ही के केस में कहानी क्या चलेगी, दोनों ही के केस में कहानी कुछ ऐसी रहेगी कि इनमें पहले जो गैमीट्स बनेंगे वो गैमीट्स कांटेक्ट में आएंगे और इन कांटेक्ट में आने के बाद में पहले इनके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज होगा। इस कहानी को कहते हैं प्लाज्मोगैमी। क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी से जो ये गैमीट्स आसपास आए हैं जहां पर इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज किया है, न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं हुआ है, इसलिए यहां पर हमें दो न्यूक्लियस दिखाई देंगे। न्यूक्लियस के लिए कैरियन वर्ड यूज करेंगे और इसे बोलेंगे डाई कैरियन N+N। N+N का भी फ्यूजन नहीं हुआ है। फिर उसके बाद में न्यूक्लियस का जब फ्यूजन होगा तो उसे हम कहेंगे कैरियोगैमी। और कैरियोगैमी के बाद जो जाइगोट बनेगा उसी जाइगोट को हम कहते हैं सिंकैरियन। और ये जो जाइगोट या सिंकैरियन बना है इसके लिए जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा फ्रूटिंग बॉडी जिसे हम कहेंगे कार्प। और इसके अंदर जो बनेंगे स्पोर यानी क्या हो जाएगी मियोसिस NN। तो कैरियोगैमी के बाद 2N हो गया, सिंकैरियन हो गया। यहां पे क्या था डाई कैरियन। तो कहने लगे साहब ये हो तो वैसे ही रहा है जैसे फाइकोमाइसीट्स में था, थोड़ा सा फर्क है। फर्क देखो क्या है, प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी। वहां पे क्या था, प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी एक साथ हो रही है, साइमल्टेनियसली हो रही है, एक साथ ये फ्यूज करके जाइगोट बना दे रहा है। जबकि इसमें जो है दो स्टेप में हो रहा है, पहले प्लाज्मोगैमी हो रही है फिर कैरियोगैमी हो रही है। पहले डाई कैरियन बन रहा है फिर सिंकैरियन बन रहा है। डेवलपमेंट खुलेआम नहीं हो रहा है बल्कि फ्रूटिंग बॉडी बन रही है, कार्प बन रहा है। और इसके अंदर जो गैमीट्स बनेंगे जाहिर सी बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के गैमीट्स हैं तो वो स्पोर्स हैं तो उन्हें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स में गिनेंगे। क्या ये कहानी फाइकोमाइसीट्स में होगी, नहीं। क्या ये कहानी ड्यूट्रोमाइसीट्स में होगी, नहीं। ड्यूट्रोमाइसीट्स में कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता है। फाइकोमाइसीट जो फंजाई है उसमें एल्गी की तरह चलेगा, डायरेक्ट वहां 2N आएगा, यहां पहले N+N आएगा फिर 2N आएगा। बिल्कुल जिस्ट की कहानी आपको बता दी पहले, अंदरूनी जो कोर पार्ट है फंजाई का। अब आ जाइए कार्ब की बात करते हैं। तो अगर मामला किसका है, एस्कोमाइसीट्स का है तो बनेगा एस्कोकार्प। एस्कोकार्प में बनेगा थैला एस्कस। एस्कस के अंदर बनेंगे स्पोर तो बोलेंगे उन्हें एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स अंदर बन रहे हैं तो ये कैसे हैं, एंडोजीनस हैं। बाहर बनते तो कैसे होते,
वो देखेंगे किसमें, बेसिडियोमाइसीट्स में, बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प में स्ट्रक्चर डेवलप होंगे कुछ इस तरीके के, ऊपर ऊपर बेसिडियम बनेगा। ये जो स्पोर्स हैं इन्हें कहेंगे हम बेसिडियो स्पोर्स। बताने की जरूरत नहीं, बेसिडियो स्पोर्स बाहर बन रहे हैं और एस्को स्पोर्स अंदर बन रहे हैं, तो बेसिडियो स्पोर्स आर एक्सोजीनस। कैसे हो जाएंगे, एक्सोजीनस हो जाएंगे। एस्को स्पोर्स एंड बेसिडियो स्पोर्स आर सेक्सुअल स्पोर्स। ये एस्कस में बन रहे हैं, वो बेसिडियम में बन रहे हैं। बेसिडियो स्पोर्स एक्सोजीनस, एस्को स्पोर्स एंडोजीनस। एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी एस्कोमाइसीट की, बेसिडियोकार्प फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोमाइसीट्स की। इन दोनों में ये कहानी चल रही होगी। तो अगर इन सबको समराइज करें तो हम कहेंगे कि बेटा फिजिक्स में क्या पढ़ते हो, फिजिक्स में बस एसी और डीसी, एसी और डीसी। फिजिक्स का मतलब हो गया फाइकोमाइसीट्स, और फाइकोमाइसीट्स में जो ये स्पोर आ रहे हैं, कौन से स्पोर की बात कर रहे हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स, जू स्पोर्स, एप्लेनो स्पोर्स। ये सेक्सुअल स्पोर्स जो होंगे वो एल्गी लाइक होंगे। सेक्सुअल तो आप पढ़ ही चुके हैं। सेक्सुअल में सीधे सीधे प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी एक साथ होगी, फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा और उससे डेवलप हो जाएंगे। बेसिडियोमाइसीट्स में बेसिडियो स्पोर्स बनेंगे। कैसे स्पोर्स हैं बेसिडियो स्पोर्स, सेक्सुअल स्पोर्स। इनमें कोई भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है बेसिडियोमाइसीट्स में। एस्कोमाइसीट्स का हमें मालूम ही है, एस्कोमाइसीट्स में एस्कोस्पोर्स और बनते हैं कॉनिडिया। कॉनिडिया क्या है, एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, और ये भी एक्सोजीनस। एक्सोजीनस का मतलब इस तरीके से ऊपर ऊपर डिवाइड होके बन जाते हैं एसेक्सुअल। यही कॉनिडियो स्पोर्स किसमें है, ड्यूटरोमाइसीट्स में। कॉनिडियो स्पोर्स बहुत बड़ा टॉपिक है फंजाई, कोशिश की है आपको इसे शॉर्ट में लाने का। याद रखेंगे जो भी हम पढ़ते हैं n+n एंड 2n वो सिर्फ अप्लाई होगा एस्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स में, ना कि ड्यूट्रोमाइसीट्स और फैगोमाइसीट्स में। तो फंजाई भी बैक्टीरिया की तरह कॉस्मोपॉलिटन है। फंजाई में दिखाई दे रहा है आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म से प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, 2n, n+n। लेकिन देखो यहां पर मुझे लगता है दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, फाइकोमाइसीट्स एक्वेटिक होंगे, डिके वुड पे ये फीड कर रहे होंगे। माइसीलियम में बीच में सेप्टा नहीं होंगे, हाइफी का जो ग्रुप माइसीलियम होगा बिना किसी ब्रांच पार्टीशन के होगा, पूरे पूरे में न्यूक्लियस फैले होंगे, उसको कहते हैं सीनोसिटिक। एनिमल्स में सिंसाइसियल और बाकी में सीनोसिटिक। यहां पर जो एसेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे, मोटाइल जियोस्पोर्स या नॉन मोटाइल एप्लेनोस्पोर। देखो यही दो सेम एल्गी में भी यूज होते हैं। These spores are endogenously जो बनेंगे स्पोरेंजियम में। जाइगोस्पोर या जाइगोट जो फॉर्म होगा फ्यूजन ऑफ टू गैमीट से, जो हो सकता है कि सिमिलर हो तो आइसोगैमस, हो सकता है शेप अलग हो साइज अलग हो तो एन आइसोगैमस, शेप और साइज दोनों अलग हो तो ओगैमस। सारी कहानी एल्गी की तरह है फाइकोमाइसीट्स में। एग्जाम्पल याद रखेंगे, राम का नाम लेते रहेंगे, राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकर। राइजोपस जिसे कहते हैं ब्रेड मोल्ड, एल्ब्यूगो जो कि पैरासाइट फंजाई है मस्टर्ड पे, तो RAM राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकर।
फाइकोमाइसीट्स में सैक लाइक फंजाई बताया आपको। इसके अंदर पेनिसिलियम है, यूनिसेलुलर ईस्ट भी कंसीडर करते हैं, सेप्रोफिटिक है, कोप्रोफिलस है यानी काउडंग पे पाए जाते हैं। इनमें जो माइसीलियम होगा ब्रांच और सेप्टेट हो जाएगा, सभी में ब्रांच और सेप्टेट रहेगा फाइकोमाइसीट्स के अलावा। एसेक्सुअल स्पोर्स आर कॉनिडिया। एक्सोजीनस जिस पे लगे होंगे उसे कहेंगे कॉनिडियोफोर। ये भी आपको क्लियर कर देते हैं। जैसे सपोज करिए ये ब्रांच बनी, अब इसमें बीच बीच में फ्रेगमेंटेशन होने लगा। फ्रेगमेंटेशन हो करके ये स्पोर्स बना रहे हैं, और ये जिस ब्रांच पे लगे हुए हाइफी क्या, ये जो सपोर्टिंग पार्ट है इसे हम कहेंगे कॉनिडियोफोर। कॉनिडियोफोर। फोर कहीं पर भी लग जाए, PHORE 4, कहीं पर भी फोर लग जाए या कहीं पर भी फेरा लग जाए, टोरीफेरा, टीनोफोरा, फोरा आ गया, फेरा आ गया, फोर आ गया, इसका मतलब होता है बियरिंग, सपोर्टिंग या स्टॉक। एंड्रोफोर, आर्चिगोनियोफोर, आर्चिगोनियम को लिए हुए आर्चिगोनियोफोर, स्पोरेंजियम को लिए हुए स्पोरेंजियोफोर। फोर का मतलब है स्टॉक की बात कर रहे हैं। तो जो कॉनिडिया ये जो बन रहे हैं ये सब क्या है, दे आर कॉनिडिया या कॉनिडियो स्पोर्स भी कह सकते हैं। तो कॉनिडिया बाहर बाहर बन रहे हैं ब्रेकिंग से, तो ये कैसे हो गए, एक्सोजीनस हो गए, दे आर एक्सोजीनस। और इनका सपोर्टिव स्ट्रक्चर कॉनिडियोफोर, फोर लग गया यानी स्टॉक की बात हो रही है। ओके, इसी तरीके से स्पोरेंजियोफोर पढ़ेंगे, एंथोफोर पढ़ेंगे, फोर याद रखेंगे। टीनोफोरा, टीनिडिया लिए हुए, फाइलम पढ़ते हैं टीनोफोरा। पोरीफेरा, पोर्स बियरिंग एनिमल। तो फोरा या फेरा जो भी लगे दैट इज फॉर बियर। तो एसेक्सुअल स्पोर है कॉनिडिया, कॉनिडियोफोर से सपोर्ट लिए रहेगा और ये प्रोड्यूस करेंगे हाइफी जो ब्रांच होकर बनाएगा माइसीलियम। सेक्सुअल स्पोर्स एस्कोमाइसीट में एस्कोस्पोर्स हैं जो कि एंडोजीनस हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर एस्कस में बनेंगे और इनकी फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प कहलाएगी। हमने कहानी शुरू करी कहां से, पहले बताया एक्सकोकार्प, एस्कोकार्प के अंदर एस्कस, एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर, ऐसे लेके गए। एनसीईआरटी थोड़ा पैसिव वे में लिखती है। तो वहां राम था, यहां कैन याद रखने ना, राम कैन। कैन से हो गया क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा। इसके अलावा इन्हीं में हम लोग एडबिल, फंजाई, मॉरेल और ट्रेफल्स भी कंसीडर करते हैं। इसी में हमारा क्लाइविसेप्स तो है ही, इसी में जो है पेनिसिलियम आ जाता है, इसी में ईस्ट आ जाता है स्टोमाइसीट्स में। बेसिडियोमाइसीट्स को यहां रखेंगे तो हम कहेंगे बेसिडियोकार्प, बेसिडियम, बेसिडियोस्पोर, और एंडोजीनस ना होके वो हो जाएंगे एक्सोजीनस। तो आपको पूरा डिटेल में बताते चलेंगे, ये देख लीजिए। बेसिडियोस्पोर्स, बेसिडियम, बेसिडियोकार्प लिखा हुआ है। तो राम हो गया, कैन हो गया, पॉज याद कर लीजिए यहां पर, पक्सीनिया, एगेरिकस अस्टिलेगो, एगेरिकस मशरूम को कहते हैं, स्मट डिजीज अस्टिलेगो, पक्सीनिया वीट के ऊपर रस्ट कॉज करते हैं पक्सीनिया। तो पॉज हो गया, राम कैन पॉज। डिट्रोमाइसिट्स में आ जाएगा एक्ट, इसमें वेजिटेटिव तो होगा फ्रेगमेंटेशन लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। ड्यूट्रोमाइसीट्स को इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, या तो ये एल्गी या तो ये बेसिडियो की तरह या एस्को की तरह बीच में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए इनको इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। और इनमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। इनमें एसेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो कहा जाता है कि इनके अंदर कॉनिडिया, कहीं दिया होगा
कॉनिडियो स्पोर्स पाए जाते हैं, दीज आर कॉनिडिया। एग्जाम्पल याद रखेंगे क्या? अल्टरनेरिया, कॉलिडोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। तो हमने सारे पढ़ लिए। राम कैन पॉज एक्ट, राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकर, कौन से हो गए? फाइकोमाइसिट्स। क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलियम, ईस्ट, मॉरल ट्रफेल, एस्कोमाइसिट्स। पक्सीनिया, एगेरिकस, अस्टिलेगो, बेसिडियोमाइसिट्स। और अल्टरनेरिया, कॉलिडोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ये हो गए ड्यूट्रोमाइसिट्स। इनके आपको रिप्रोडक्शन के वेज भी बता दिए और बहुत बड़ा टॉपिक हम लोगों ने फंजाई का ये खत्म किया। इसके बाद में देखिए आता है प्लांटी और एनिमेलिया। तो प्लांटी एनिमेलिया के लिए एनसीईआरटी ने एक अलग चैप्टर बनाया, चैप्टर नंबर 3, प्लांट किंगडम, 3rd चैप्टर। चैप्टर नंबर 4 बनाया एनिमल किंगडम, जो हमने आपको अपने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बताया था, उसे फिर से देख लेंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा। लेक्चर 1 इंट्रोडक्टरी, जिसमें सारी यूनिट को डिटेल में बताया कि कौन यूनिट किस लिए रखी गई है। तो हमारी जो पहली यूनिट अभी चल रही है, इस पहली यूनिट में यूनिट 1 के अंदर सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन ही है प्लांट और एनिमल से, जिसमें सारे किंगडम की बातें की गई। पहले में टेक्सोनॉमी बताया, दूसरे में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम सिस्टम प्लस मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई बताया गया। इंट्रोडक्शन के लिए किंगडम प्लांटी दे दी गई है और किंगडम एनिमेलिया में बताया गया कि सारे यूकैरियोटिक क्लोरोफिलस कंटेनिंग, जिनके अंदर सेल वॉल होगी, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होगा, सेलुलोजिक सेल वॉल पाई जानी चाहिए, और जिसमें हम लोग पढ़ते हैं एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म। इन सब की कहानी अलग से चैप्टर प्लांट किंगडम में दी गई है। कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो कि पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक है, जिनको हम इंसेक्टिवोरस कहते हैं या पैरासाइट्स कहते हैं, जैसे ब्लैडर वर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस। कस्कुटा अमरबेल जो कि पैरासाइट है। तो इंसेक्टिवोरस अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट खा लेते हैं। इसके अलावा प्लांट की जो लाइफ साइकिल है, इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे, समझेंगे कि जो लाइफ साइकिल है और दूसरा मेन प्लांट बॉडी, उनके लिए अलग अलग टर्म यूज करेंगे। और वो टर्म की कहानी दी है कि डिप्लॉयड को स्पोरोफाइट कहेंगे, हैप्लॉयड को गैमेटोफाइट कहेंगे। ये इनकी लाइफ साइकिल में अल्टरनेट आता है, और अल्टरनेट में जो लेंथ है, हो सकता है कि वो हैप्लॉयड की कहीं ज्यादा हो सकता है डिप्लॉयड की कहीं ज्यादा हो। उसके हिसाब से कौन किस पे डिपेंड है, कौन कैसे लिविंग है, ये वेरी करेगा डिफरेंट ग्रुप इन प्लांट्स। और इस कहानी को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझ लेना ही प्लांट किंगडम को समझ लेना। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बातों में हम लोग पढ़ते हैं स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का किस तरीके से डिवीजन है, और वो डिवीजन समझ में आ जाएगा तो इन सभी का एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो की हम लोग लाइफ साइकिल पढ़ सकेंगे। इसी तरह से किंगडम एनिमेलिया को हम लोग 2 हिस्सों में पढ़ते हैं। एक जिनके अंदर नोटोकॉर्ड है, जिन्हें कहते हैं कॉर्डेटा। एक जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं है, जिन्हें कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स। नोटोकॉर्ड वाले कॉर्डेटा और बिना नोटोकॉर्ड वाले नॉन कॉर्डेट्स। इन डिवीजन में एनिमल को हम, कोई भी एनिमल होंगे सारे हेट्रोट्रॉफिक होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, सेल वॉल नहीं पाई जाएगी क्योंकि प्लांट नहीं है ये, सेल मेम्ब्रेन होगी, फूड इनके अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, फैट के फॉर्म में स्टोर होता है, प्लांट में स्टार्च बनता है, प्लांट में ग्लूकोज बनता है। न्यूट्रिशन इनका हो सकता है होलोजोइक हो, इनटेक करें डायरेक्ट फूड को। तमाम ऐसे भी एनिमल हैं जो पैरासाइट होंगे, कुछ सेप्रोफाइट भी हैं। इसके अलावा इनके अंदर सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म पाई जाती है, नर्व पाई जाते हैं जो प्लांट में नहीं है।
डेवलप लोकोमोटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, चल सकते हैं हम लोग। इसके अलावा हम देखेंगे किस तरीके से मेल और फीमेल में डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। और इनमें तमाम जो एनिमल हैं जिनको अलग अलग फाइलम में बांटा गया है, उन फाइलम को डिस्क्राइब करते हैं चैप्टर नंबर 4 में। तो चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम, चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम इज द एक्सटेंशन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर। टोटल किंगडम हम लोगों ने पढ़े मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया को एक्सटेंड कर दिया गया अगले चैप्टर में। और इन तीनों के साथ साथ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर दिया गया आपको वायरस से और लाइकेन से। तो 5 मिनट हम इसको और कंसीडर कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट टर्न पे हम लोग बात करेंगे अपने पार्ट 3 में, लेक्चर 2 के पार्ट 3 में प्लांट किंगडम के बारे में। वायरस तो याद रखेंगे आप, वी से वायरस, वी से वेनम। वेनम का मतलब ही होता है पॉइजन या टॉक्सिक। तो प्लांट जो है वो सभी टॉक्सिक हैं, वो सॉरी प्लांट कह रहा हूं, वायरस जो है वो सभी टॉक्सिक हैं। वायरस जो है कोई हमारे बेनिफिशियल नहीं है। वायरस में आरएनए भी हो सकता है, वायरस में डीएनए भी हो सकता है, लेकिन कभी भी एक साथ नहीं होगा आइदर आरएनए और डीएनए। सिंपल स्ट्रक्चर है। वायरस जो है दो इसके अंदर कंपोनेंट है, एक प्रोटीन जिसे हम कहते हैं कैप्सिड, तो हेक्सागोनल नहीं होता है, ये पॉलीगोनल रहेगा। फ्रंट में दिख रहा होता है एक हिस्सा, इधर भी बना है इधर भी बना है। और इनके अंदर या तो आरएनए होगा, आइदर आरएनए और डीएनए। और वायरस का काम है खाना, किसी को भी फीड करना। वायरस इज फेजिक इन नेचर, तो बैक्टीरिया खा रहा है तो बैक्टीरियोफेज, एनिमल खा रहा है तो जूओफेज, प्लांट को फीड कर रहा है तो फाइटोफेज। फेज वर्ड यूज कर देते हैं, तो बैक्टीरियोफेज इज नॉट ए बैक्टीरिया, इज ए बैक्टीरिया किलिंग वायरस। बैक्टीरियोफेज के अंदर जो पाया जाएगा बैक्टीरिया में। तो दो पार्ट है इसके अंदर, एक कैप्सिड रहेगी प्रोटीन की बनी हुई, और अंदर जो है वो आरएनए या डीएनए, दोनों में से एक होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। और इसी में कभी कभी ऐसा होता है कि ये बाहर पड़े हुए हैं, होस्ट बॉडी से बाहर पड़े हुए हैं, पड़े रहेंगे, सालों साल पड़े रहेंगे एज ए क्रिस्टल फॉर्म में, जो प्रूव किया था स्टैनले ने, क्रिस्टल फॉर्म में रह सकते हैं। एज ए नॉन लिविंग पड़े होंगे, जैसे रवा पड़ा है, आटा पड़ा है। लेकिन अगर ये लिविंग सेल के अंदर पहुंच गए तो वहां की मशीनरी को, वहां के प्रोटोप्लाज्म को यूज कर लेंगे। और इसीलिए हम कहते हैं वायरस इज ए एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। वायरस को हम सेल नहीं मानेंगे, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये। ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं लेकिन नॉन सेलुलर, सेल ही नहीं बना पाएगा क्योंकि प्रोटोप्लाज्म नहीं है। जबकि जेनेटिक मटेरियल लिए हुए देखिए, जेनेटिक मटेरियल है इसके पास, डीएनए आरएनए है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है। तो ये यूज करता है किसी भी लिविंग इंडिविजुअल की सेल को उस सिस्टम में अपना कंट्रोल करके वहां की मशीनरी के हिसाब को अपने हिसाब से चलाने लगता है। ये वायरस का खेल है। वायरस में कभी कभी अकेले आरएनए ही काम करने लगता है, तो वो वायरॉइड कहलाएगा। आरएनए कैसा, आरएनए इन्फेक्टिव नेचर में हो जाए तो उसे कहेंगे वायरस लाइक, तो क्या हो गया ऑइड, वायरॉइड्स। पी से प्रियॉन, पी से प्रोटीन, अकेले प्रोटीन ही इंफेक्शन फैलाने लगे तो बोलेंगे प्रियॉन। पी से प्रोटीन, पी से प्रियॉन। तो कैप्सिड अगर इन्फेक्टिव हो गया तो प्रियॉन, आरएनए इन्फेक्शन फैलाने लगा अकेले तो वायरॉइड्स। वायरस के बारे में बता दिया आपको, सबसे छोटा है। वायरस जो है वो ज्यादा खतरनाक है हमारा आरएनए कंटेनिंग, क्योंकि आरएनए जानते हैं बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मिंग नेचर का होता है। तो वही सिंपल इन्फ्लुएंजा था, वही सिंपल जुकाम वाला वायरस था, वही वायरस ट्रांसफॉर्म होके बन गया कौन, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, कन्वर्ट होता है क्या, वही आगे चल के बन गया सार्स रेस्पिरेटरी ट्रैक में।
और वही आगे चल के फॉर्म हो गया कोरोना। अब देखो आने वाले टाइम में, और क्योंकि कैसा है, आरएनए कैन बी ट्रांसफॉर्म इन डिफरेंट वेरिएंट्स। तो आरएनए कंटेनिंग वायरस ज्यादा खतरनाक होता है, और अगर ये पड़ा हुआ है, तभी तो हम लोग मास्क लगा के रखते थे कि हमारे अंदर ना आने पाए, साइकिल इसकी बाहर ही टूट जाए। वायरस हमेशा लिविंग के अंदर ही काम करेगा। इसके लिए बेजरिंग ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि अगर हम इसके पानी को, टोबैको कॉजिंग वायरस को अगर हमने पीस करके उसका मोटर बना के पानी के थ्रू फ्लूइड के फॉर्म में भी अगर हमने इसका स्प्रे कर दिया तो बिकम एक्टिव इन लिविंग सेल। टोबैको मोज़ेक वायरस के लिए बेजरिंग ने स्टेटमेंट दिया, कॉन्टेजियम वीवम फ्लूडम, कई बार पूछा जाता है कॉन्टेजियम वीवम फ्लूडम, दैट इज कंटेमिनेटेड लिक्विड या फ्लूइड फॉर्म में भी इंफेक्शन फैला रहा है। क्रिस्टल फॉर्म स्टैनले को दिया गया, और इवानोस्की को क्रेडिट दिया जाता है वायरस को ढूंढने का। बाकी वायरस और लिविंग नॉन लिविंग के बीच की लिंक है। वायरस मींस वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, इवानोस्की ने 1892 में रिकॉग्नाइज किया। बेजरिंग ने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि अगर इन्फेक्टेड प्लांट से टोबैको निकालते हैं और उसको किसी फ्रेश पे छिड़कते हैं तो ये पैथोजन की तरह काम करेगा। कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडियम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। W.M. स्टैनले ने वायरस को क्रिस्टलाइज फॉर्म में दिखाया और बताया कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट का मतलब जो पैरासाइट होस्ट स्पेसिफिक रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो वायरस ह्यूमन बीइंग पे अटैक कर रहा है वो कैटल पे भी अटैक करेगा। कैटल पे उसका दूसरा वेरिएंट हो सकता है, ह्यूमन पे दूसरा वेरिएंट होगा। तो होस्ट स्पेसिफिक है, दैट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट। प्रोटीन के अलावा वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल होगा जो आइदर आरएनए और डीएनए। कोई वायरस ऐसा नहीं जिसमें आरएनए और डीएनए दोनों पाए जाए। तो सिंपली वायरस जो है वो एक न्यूक्लियो प्रोटीन है जिसमें हो सकता है कि जेनेटिक मटेरियल इंफेक्शन फैलाए। ठीक है, जनरल बात करें तो वायरस जो है जो इन्फेक्ट करेगा प्लांट्स को, यानी जो प्लांट इन्फेक्टिव वायरस होगा उसके अंदर हमेशा मौजूद होगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, एसएसआरएनए। और जो वायरस इन्फेक्शन पहुंचाएगा एनिमल को, जो आपको बताया था जूओफेजी जो होगा, वो हो सकता है कि सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड आरएनए लिए हो, या फिर हो सकता है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तीनों के चांसेस है। यानी इन मेजॉरिटी फाइटोफेजनी जो होगा उसके पास पाया जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। जो प्लांट पे वायरस ऐड करेगा उसके पास होगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। जो एनिमल पे होगा उसमें तीनों की संभावना है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जो बैक्टीरिया पे ऐड करेगा वो ज्यादातर डबल स्टैंडर्ड डीएनए लिए होगा, जो बैक्टीरिया पे ऐड करेगा। इसके अलावा प्रोटीन कोड में बताया कैप्सिड है, कहीं कहीं पर कैप्सिड में यूनिट हो सकते हैं, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस में कैप्सोमियर्स पाई जाएंगी, छोटी छोटी यूनिट हो जाएंगी। वायरस से तमाम डिजीज हम लोग जानते ही हैं, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, मोस्ट ड्रेडेड एड्स कॉज्ड बाय द एचआईवी। प्लांट्स में भी मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, ये सब ये कॉज करते हैं। इसके अलावा वायरॉइड के बारे में कहानी दी गई है। वायरॉइड में आपको दो चीजें याद रखना है, डी से खत्म हो रहा है, डाइनर याद रखना, डिस्कवरी। और वायरॉइड आपको बता ही चुके हैं, आरएनए जो है वो इन्फेक्शन फॉर्म में वायरॉइड हो जाता है। डिजीज याद रखनी है आपको, कई बार नीट में पूछी गई है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पीएसटी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। प्रियॉन में याद रखनी है आपको, जो प्रोटीन इन्फेक्शियस हो जाएगी, इसमें याद रखना है बीएससी, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, जिसे कॉमनली कहते हैं मैड काउ डिजीज इन कैटल, और इसका ह्यूमन वर्जन है, ह्यूमन वेरिएंट है सीआर जैकब डिजीज, जिसको
क्रुड्सफेल्ड जैकब डिजीज या सीआर जैकब डिजीज कहते हैं ह्यूमन के अंदर। ये दो चीजें याद रखनी है। वायरॉइड में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज और प्रियॉन में बीएस दैट इज बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी जो कि कैटल में है, और ह्यूमन में इसी का वेरिएंट है सीआर जैकब या क्रुड्सफेल्ड जैकब डिजीज। आखिरी में एनसीईआरटी आपको एक और ऑर्गेनिज्म से तारुफ कराती जाती है, इंट्रोड्यूस कराती जाती है, लाइकेन। तो दुनिया में पहली जो जमीन की तरफ बढ़ी थी कम्युनिटी वो लाइकेन और ब्रायोफाइटा थे, जिसमें से लाइकेन इज ए सिम्बायोटिक ऑफ एल्गल पार्ट और फंजाई पार्ट। यानी लाइकेन को इंडिविजुअल नहीं है, लाइकेन जो है वो म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस का एक फिनोमेना है, जिसमें एल्गल पार्ट होगा। और एल्गी के लिए बताया था फाइको वर्ड यूज करते हैं, तो फाइको बायोन्ट कह देंगे इसको। फंजाई के लिए माइको वर्ड यूज करते हैं, तो माइको बायोन्ट यूज कर देंगे, जिसमें फंजाई एल्गी को स्पेस दे रहा है और फंजाई स्पेस दे रहा है और एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोवाइड कर रही है। इस तरीके से लाइकेन एक बहुत ही प्रिमिटिव एसोसिएटेड ऑर्गेनिज्म में हिस्सा बनता है, और यह माना जाता है कि लाइकेन कहीं भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे एल्गी और फंजाई। एल्गी के लिए कहीं पर भी मॉइस्चर मिल जाए, थोड़ा सा पानी मिल जाए, फंजाई के लिए ह्यूमिड और हॉट मिल जाए, बस। इसलिए जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होकर के कोई ऑर्गेनिज्म एज ए लाइकेन है तो वो कहीं पर भी ग्रो कर लेगा, एक्सेप्ट दे आर नेवर ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, वो भी सल्फर कंटेनिंग एरिया में। दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। तो अगर किसी जगह पे लाइकेन भी नहीं हो पा रहा है तो समझ लो कि लाइकेन किसको इंडिकेट कर रहा है? पॉल्यूशन इंडिकेटर का काम करता है, पॉल्यूशन इंडिकेटर का काम करना। तो यहां पे लिखा है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी फंजाई। एल्गल कंपोनेंट को कहते हैं फाइकोबायोन्ट, फंगल को कहते हैं माइकोबायोन्ट, जिसमें से ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक हैं दोनों। एल्गी ऑटोट्रॉफिक है, फंजाई हेट्रोट्रॉफिक है। एल्गी फूड बनाएगी फंजाई के लिए और फंजाई शेल्टर प्रोवाइड करेगा, मिनरल न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कराएगा, क्योंकि उसके पास एब्जॉर्टिव हाइफी मौजूद है अपने पार्टनर के लिए। इसलिए ये जो क्लोज रिलेशनशिप है जो हमें दिखाई दे रही है नेचर में इन द फॉर्म ऑफ लाइकेन, तो हम कह सकते हैं कि वी कांट इमेजिन इस तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक ऑटोट्रॉफिक और एक हेट्रोट्रॉफिक है, और इसको हम कहते हैं लाइकेन। इस तरीके से ये आज आपका सेशन कंप्लीट होता है, और इस सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट करी है बात कौन सी? यहां पे आज हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको पूरा कंप्लीटली बता दिया है, समझा दिया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अब आप कर सकते हैं, और अगला जो है नेक्स्ट टर्न पे ही हमारा इस लेक्चर 2 का पार्ट 3 पढ़ेंगे, और पार्ट 3 में हम लोग बात करेंगे अबाउट द प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम की। प्लांट किंगडम को नेक्स्ट टर्न पे कंप्लीट करेंगे, और साथ बने रहिए, अपने रिव्यूज दीजिए, कमेंट करिए। थैंक यू, बाय बाय।